हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और प्यार से ईएफएल बोलते हैं। इनको एक साइंटिस्ट थे, माइकल फेराडे, मिखेल फेराडे भी बोल सकते हैं। वो बोलते हैं ना, नामक साइंटिस्ट। तो ये नहीं बोलेंगे कि इस नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसा बोलते हैं नामक। तो वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया। और ये इमेजिनरी होती है। तो जिनके दिमाग में ये आया हो कि इमेजिनरी चीज कैसे आंसर सही लेके आएगी, तो उसको भी हम समझेंगे। होती इमेजिनरी है, लेकिन जिस बेसिस पे बनाया गया वो इमेजिनरी नहीं था। लेकिन लाइंस इमेजिनरी होती है। क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियल और इमेजिनरी, वाइवा में पूछते हैं, आपको आंसर देना आराम से, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, डन है। अब ये जो टॉपिक है याद करने वाला है, जिसकी जितनी याद करने की कैपेसिटी है उसको उतना अच्छे से नंबर लाने में इजीनेस होगी। मतलब याद करो, नंबर लाओ। अब याद करने वाला टॉपिक है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। उनको अगर मैं बोर्ड पे भर दूं या आपको बोलने लगूं तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं यही सोच रहा था इस वीडियो को कैसे बनाऊं। फिर दिमाग में आया कि इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, उसको समझेंगे एक बार और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या क्या चीजें समझनी है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जिसको हम बोल रहे हैं ईएफएल, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। और ये कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी भी एक आइसोलेटेड चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज के अराउंड या बहुत सारे चार्जेस के अराउंड का फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसको बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दोनों के बारे में बताना पड़ेगा, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताना आसान है। यहां पर एक कंसेप्ट आएगा टेंजेंट का, कंसेप्ट आएगा। एरो से भी काइंड ऑफ पता लगता है हमें, एरो बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। और मैग्नीट्यूड में कंसेप्ट आता है डेंसिटी का, उसको भी हम समझेंगे। एक बार मैं आपको बताता चल रहा हूं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लग गया, तो फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया तो फोर्स भी पता लगा सकते हैं। फोर्स ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से पता लगेगा, तो वो भी पता लगा सकते हैं। किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल रही है तो फोर्स की डायरेक्शन भी पता लगेंगे। तो इतनी सारी ये चीजें बताती है। तो हमें कुछ इसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए डेफिनेटली। उस बेसिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी होती है, लेकिन उनका बेस इमेजिनरी नहीं है। देखो कैसे शुरुआत हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की। आपने शायद बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा कि एक बार मैग्नेट के अराउंड वो लोहे का बुरादा डालते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। वैसे ही कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया और इसके पास में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो इसने इसको रिपेल किया। ठीक है। और जब इसको यहां रखा तो यहां पर ऐसे रिपेल किया। जितना रिपेल इधर किया था उतना ही रिपेल इधर भी किया। फिर ऐसे यहां ऊपर रखा तो ये भी रिपेल किया, इधर रखा तो यहां भी रिपेल किया। अच्छा, दूर रखा तो थोड़ा कम रिपेल किया, किया जरूर। और दूर रखा, कम रिपेल किया। और कम, और कम करते करते बहुत कम। यहां आते आते इसका इफेक्ट बहुत कम होने लगा। सेम चीज यही भी ऐसे हुई और इस साइड भी हुई, सब जगह हुई। वो तो मैं डिस्टेंस के साथ बना रहा हूं, पर सब जगह होती चली गई। तो उन्होंने अज्यूम किया कि अच्छा, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के पास मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो रिपेल करेगा ये उसको। देखो ये डायरेक्शन बता रही है, ये रिपेल कर रहा है। वर्सेस अगर मैं नेगेटिव लेके आ जाता तो ये एरो सब बदल जाते। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाएगा। अब हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन होती है। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स दूर लग रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे होगा, सब तरफ ऐसा होगा, इस साइड भी होगा, इधर। बना मैं 2D में रहा हूं, लेकिन ये बाहर भी होगा, पूरा ऐसा होगा, स्फेरिकल जैसा, वैसा होगा। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, एरो से डायरेक्शन हो गई।
दूसरी चीज कि यहां ज्यादा फोर्स है, मतलब यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कम है, वो कैसे पता लगेगा? डेंसिटी से पता लगेगा। डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। देखो यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के गई इस साइड? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चेंज नहीं हो जाएगी रास्ते में, लेकिन यहां इतनी सी जगह में से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है, और उसी के सामने अगर मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो यहां एक भी नहीं जा रही। अगर इसको थोड़ा नीचे ले लेता, हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ले लेता, किसी के दिमाग में आ रहा हुआ ऐसे क्यों लिया, थोड़ा सा नीचे ले लेता, ये देखो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है। तो कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या 2 निकल के जा रही है, यहाँ एक। अगर और किसी के दिमाग में होगी नहीं मैं तो ज्यादा बनाऊंगा, ये लो बना लो, जा लो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, ये भी सही है और पहले वाला डायग्राम भी सही था, लेकिन डेंसिटी इज नॉट सब्जेक्टिव। अभी भी देख लो यहाँ कितनी फील्ड लाइन निकल के जा रही है? 3। तो यहाँ कितनी निकल के जा रही है? 1। ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, पर 3 तो नहीं होगी। अल्टीमेटली चार्ज के जस्ट पास की डेंसिटी ज्यादा होगी और दूर की डेंसिटी कम होगी। तो चार्ज के पास जब डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और दूर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने बनाऊं, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा ही बनाना है बिल्कुल हमको। ये बेसिक ही सीख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहां पर है E2, और आपसे पूछा जाए कि E1 और E2 में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल इजीली आप बता दोगे कि E1 ग्रेटर देन होगा E2 से। उसके पीछे रीजन ये होगा कि जहां E1 है वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है, क्लोजनेस ज्यादा है, और क्लोजनेस, डेंसिटी, क्लाउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ गए? अच्छा इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? कोई एक्सेप्शन है? नेगेटिव के लिए चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, नेगेटिव के लिए भी यही चीज दोहराई जाएगी, बस एरो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को पास बुलाता है, धक्का नहीं मारता उसको, बस उसके एरो चेंज होंगे, देखना ऐसे। सेम चीज उसके लिए भी होगी कि अगर मैं यहां लिखता हूं E1 E2, यहां लिखा मैंने E1 और यहां लिखा मैंने E2, तो अगेन इसके लिए भी होगा E1 ग्रेटर देन E2। सिंपल। और ये चीज देखो प्रूव भी हो रही है, हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है, E1 कम डिस्टेंस पर है, E2 ज्यादा डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस बढ़ रही है फॉर द सेम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना है, वहां से भी प्रूव हो गया। और अगर डिस्टेंस सेम रहनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब इस चार्ज से मैं एक रस्सी को बांधूं और उस रस्सी को कहीं भी ले जाऊं, यहीं से बांध के सेम लेंथ की रस्सी को कहीं भी ले जाऊं, उन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन तो ऑल दो बदलती रहेगी। मतलब यहां 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 सारे पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम अमाउंट E1 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 वाला ही होने वाला है। ये चीज क्लियर हो रही है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मैं E1 पे रखूं वर्सेस E2 पे रखूं, तो यहां ज्यादा जोर से रिपल्शन करेगा। वही सेम पॉजिटिव चार्ज को मैं E1 पे रखूं वर्सेस E2 पे रखूं, तो E1 पे ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा। यही डिफरेंस है डायरेक्शन का, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, क्योंकि हम जो सोर्स चार्ज ले रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ हम सेम ले रहे हैं। तो ये चीज काइंड ऑफ समझ में आई। तो यहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव चार्ज को ढूंढने जा रही है, ये आइसोलेटेड है दोनों। ये आइसोलेटेड, ये कैसा है? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, और ये है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, ये रही। यहाँ E1 E2 नहीं लिखना पड़ेगा आपको। सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, ये रही। ये पॉजिटिव चार्ज से कहीं से घूमते हुए आ रही है, इसको ढूंढने, और ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव को ढूंढने कहीं ना कहीं जा रही है। तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, और एंड ये वाला एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। पहली चीज तो उन्होंने ये बता दी, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज तो क्या सीखी हमने? स्टार्ट
दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पहली चीज ये सीखी। सेकेंड चीज सीखी वो डेंसिटी वाला, तो दिमाग में रख लो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट ड्रोन टू द डायरेक्शन, वो क्वेश्चन से समझेंगे। अभी नॉर्मल नॉर्मल समझते हैं। पहला लाइन होगी, दूसरी होगी दे बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड बैंड। स्ट्रेच बैंड, रबर बैंड जो होता है उसकी तरह बिहेव करती है। थर्ड वाला जो हो गया, दे डू नॉट कट ईच अदर। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो मेटल मतलब कंडक्टर से रिलेटेड है, उसको भी समझेंगे। पहले इनसे रिलेटेड चीजों से निपट लेते हैं हम। चलो देखो, यहां पर आइसोलेटेड का तो बना लिया, उसको नोट कर लेना। अब क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, दे बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड बैंड और दे डू नॉट कट ईच अदर। इन सब का मतलब भी समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। देखो, पॉजिटिव से निकलने वाली थी, नेगेटिव को ढूंढना, इसको सामने मिल गया, ये चली गई सामने, लो भैया डन। इसके पास कहीं से आ रही होगी, आ रही, और ये कहीं जा रही है। अब इसको एक जो दूसरी वाली जानी थी ऐसे, ये निकल के जो जानी थी, अब उसको दिख गया यहीं पे, ये ऐसे गई। देखो ये ऐसे नहीं गई, ऐसे नहीं चली गई, बिल्कुल स्ट्रेच्ड बैंड की तरह की, जाना तो मतलब मुड़ती हुई जैसे तैसे एकदम इवनली तरीके से गई है, इस तरीके से, ऐसे नहीं गई। ठीक है, एक तो ऐसे नहीं गई, एक ऐसे नहीं गई झटके के साथ कि एज बन गया हो यहां पर, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा अजीब सा सिमेट्री के साथ जा रही है। इसको भी मैं असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन करके लिखाऊंगा। तो आप बस अभी यहाँ चीजें समझो कि यहाँ ये सिमेट्री बनाते हुए गई। देखो ये जा रही थी, ये गई, ये ऐसे गई, ये कट करके नहीं चल जाएगी कि अब एक और गई और ये सीधा कट करके चलेगी, नहीं नहीं नहीं। अब कटिंग हो सकती है तो ये ऐसे जाएगी, बस केकड़ा बन जाएगा ऐसे, इस टाइप से। डन। इससे कितनी लाइंस निकली, एक दो तीन, एक दो तीन ऊपर, तीन नीचे, 6 7 8, इसमें भी 8 ही आ रही है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। तो दोनों साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ भी सेम है, बस पोलैरिटी डिफरेंट। अब एक और चीज समझो, यहां पर लिया हमने पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी लिया पॉजिटिव चार्ज, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जब सेम स्ट्रेंथ के होते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर चार्ज को रख दो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया होगा। तो ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलने वाली थी, इससे ऐसे, और ऐसे इससे कटते हुए ऐसे निकलने वाली, तो ऐसे नहीं निकलेगी, ये एक दूसरे पर जोड़ देंगी, ऐसे इस तरीके से जोड़ दे देंगे। ऐसे निकलने वाली थी तो इनको पास में लाओगे तो ये ऐसे हो गई, ऐसे इस तरीके से हो गई। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है ऐसे चली गई, ऐसे इस तरीके से। आप सोच रहे होगे कि झूठे वादे कर दिए गए, थ्योरी तो पढ़ा रहे हो, न्यूमेरिकल कहाँ करा रहे, क्वेश्चन कहाँ करा रहे, आएगा उसका नंबर भी आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझोगे, थोड़ा तो समझोगे तभी तो न्यूमेरिकल करोगे, वैसा ही कर रहे हैं। तो देखो यहां पर इस जगह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नल पॉइंट है। प्रूव हो गया ना, हमने पहले भी देखा था न्यूमेरिकल बेसिस पे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगी, और यहां से भी दिख रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बन रही, इसलिए यहां पे फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। इनको बनाओ फटाफट, मैं एक और चीज समझाने वाला हूं। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर यहां पर चार्ज है Q और यहां पर चार्ज है मान लो 3Q, तो हमने पढ़ा था कि छोटे वाले चार्ज के पास में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बननी चाहिए, मतलब छोटे वाले पास के चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो वही चीज यहां से होनी चाहिए। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलना चाह रही है और यहां से भी निकलना चाह रही है, ज्यादा जोर से ये निकलेगी तो ये बिल्कुल इसके पास तक पहुंच जाएगी ऐसे, और ये बेचारा डरा डरा सहमा सहमा ऐसे,
तो ये जो पॉइंट नल पॉइंट बिल्कुल बीच में आ रहा था वो थोड़ा सा किसके पास आ जाएगा, अब छोटे वाले चार्ज के पास आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। और ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे निकल रही है, पूरा नहीं बना रहा मैं, समझने के लिए समझा रहा हूं बस कि ये इस टाइप से बनने वाला है। तो आप समझ गए? अच्छा ठीक है, तो जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है कि जब मैं क्वेश्चन कराने लगूं। EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, व्हाई? सबसे पहले हम क्लोज लूप के बारे में समझते हैं। क्लोज लूप एक ऐसा लूप होता है जहां से स्टार्ट हुए वापस वहीं पे आ गए, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, क्यों? मान लो ऐसा आ गया, या ऐसा आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको थोड़ा और टफ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये असर्शन का क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन है असर्शन का, रीजन दे रखा है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब आपको लगेगा रीजन तो सही है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कि यार असर्शन उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रीजन तो सही है। और अगर असर्शन सही भी हो कि क्लोज लूप नहीं बनाती है, तो रीजन किस तरीके से रिलेट होगा उसको समझना जरूरी है। देखो यह है पॉजिटिव चार्ज और यह है नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली, सामने पहुंची, खत्म हो गई, यहां से चली, सामने पहुंची, खत्म हो गई, यहां से चली, खत्म हो गई, इसके पास कहीं से आ रही है, ये जा रही है ऐसे। क्या ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने गई और फिर वापस घूम के आ गई? मतलब कोई सा भी एरो क्या पॉजिटिव की तरफ आ रहा है क्या घूम के वापस? नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से चलती नहीं है, नेगेटिव पे आके खत्म हो जाती है, डेड एंड है वो, इसका ब्लैक होल है ऐसा समझ लो। तो यहां पर जो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से चल के पॉजिटिव पे नहीं आ रही। देट, और इसका रीजन क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। यस, वो नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई, इसीलिए वो घूम के नहीं आ पा रही, वरना आ जाती। जैसे मैग्नेटिक लाइंस में क्या होता है, ये मैग्नेट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली, साउथ में आई, मैग्नेट के बाहर की कहानी है ये मैग्नेट के बाहर की कहानी है। और इसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, और वापस साउथ से चलेगी, और ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो अब यहां से चली और घूम के वापस है, और फिर यहां से चल गई साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि वह टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको भी समझते हैं। देखो क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, बार बार इसी को क्यों ले रहा हूं, समझाना ईजी है इसलिए ले रहा हूं, इस तरीके से मैंने बनाया। अब अगर मुझे बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसको टच करते हुए जाएगी, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये टच करते हुए एक लाइन गई, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ज्यादा खतरनाक होगी, नीचे बना देता हूं, ये हो गई यहां पर, और उस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां ये टच हो रही है, ये टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, मतलब इनडायरेक्टली ये फोर्स की डायरेक्शन को भी बता रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर पता करना हो यहां पर, तो ये ड्रॉ कर दिया, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। यहां करना है तो ये सीधा ही होगा, मतलब अगर आप कोई चार्ज रखोगे सीधा जाएगा वो, उस पर उधर ही फोर्स लगेगा। अब ये बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, मान लो यहां से ये ऐसे कट करके आ गई ऐसे। अब इस पॉइंट पर जहां कटिंग हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो नेट डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन को बताती है, मतलब चार्ज उस डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। अब यहां पर दो दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या चार्ज टूटेगा और फिर दो डायरेक्शन में जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी,
या इलेक्ट्रिक फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल और ऑल। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑल पे भी टिक लग सकता है। सोचो, मैं जवाब देने वाला हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सही बात है, बताती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सही बात है, और पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वो भी तो बताती है, तो ऑल पे टिक मार देंगे और वो हो जाएगा गलत। ये इन दोनों को ही बताती है, पाथ को नहीं बताती। जैसे यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे गई फील्ड लाइंस, यहां पर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखूंगा इस जगह तो वो सीधा चला जाएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस थी ही सीधी। लेकिन यहां मैं किसी चार्ज पार्टिकल का रखूंगा तो वो सामने चला जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन में रस्सी जहां टूटती है, पार्टिकल उसी के टेंजेंशियल आगे चला जाता है, ना कि पाथ को पूरा करता रहता है। वैसा ही है, यहां किसी पार्टिकल को रखूंगा तो वो सीधा चला जाएगा, यहां रखूंगा तो इधर आएगा। ऐसे ही होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं के लिए ऐसी बन जाए ये, तो ये पाथ को नहीं बता रही कि मैंने चार्ज को यहां रखा वो अपने आप घूमते 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 सामने पहुंचेगा, नहीं। यहां रखूंगा सीधा जाएगा, यहां रखूंगा ऊपर जाएगा, इधर रखूंगा ऐसे जाएगा, इधर रखूंगा ऐसे जाएगा, नीचे रखूंगा ऐसे जाएगा। तो ये पाथ को नहीं बताती है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। बिल्कुल सही बात बोली गई है। यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर में आप लोग कमेंट में करने लग जाओगे, यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर है नेगेटिव। इससे जो लाइंस चली, देखो ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है इसके अराउंड सिमेट्री लिए हुए है, ऐसे इसी के अराउंड सिमेट्री लिए हुए है। यहां से सारे एरो जाने वाले और यहां पर आने वाले। होगी ना गलती, ऐसे एग्जाम में हो जाती है ऐसे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्फेरिकल अबाउट लाइनिंग जॉइनिंग टू चार्जेस। लेकिन ऐसा क्यों, उसका रीजन बताया गया है, रेडियल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज रेडियल सिमेट्री अबाउट अ सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, जो हम ऑलरेडी बना चुके थे। देखो ये रहा चार्ज, ये रहा। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ये कई जगह इसको रेडियल सिमेट्री लिखा बोलेंगे, कई जगह इसको स्फेरिकल सिमेट्री बोलेंगे। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जिस पॉइंट चार्ज से ये निकल रही है, एक तो उसके रेडियस के अलोंग निकलेगी। जैसे मान लो अगर इसको मैं बड़ा कर लूं, इसको मैं काफी बड़ा कर लूं ऐसा, तो हमेशा निकलेगी उसके परपेंडिकुलर, कभी भी ऐसे नहीं निकल रही। देखो एक तो ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ऐसे नहीं निकल रही है, ये गलत है। रेडियल थोड़ी है, रेडियल मतलब परपेंडिकुलर बना के निकलेगी। दूसरी चीज कि आप इससे फिक्स डिस्टेंस पर चले जाओ कहीं भी, सब जगह इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस यानी डेंसिटी सेम रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ये होती है रेडियल सिमेट्री, और इसलिए कई बार इसको स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं, क्योंकि 3D में है, बाहर भी है, इस वजह से। तो ये बात बिल्कुल सही है जो इन्होंने बोली रीजन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज के लिए रेडियल सिमेट्री शो करती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उनसे जब एक रिजल्टेंट बनेगा वो भी काइंड ऑफ सिमेट्री लिए हुए होगा। इसलिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पिछले का लिखाना मैं भूल गया, उसमें असर्शन सही, रीजन सही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेटल की भी बात कर लेते हैं हम। नॉर्मल नॉर्मल हो गया, बाकी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। मेटल के लिए क्या बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मेटल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मेटल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो ये मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी बहुत एज इफेक्ट आता है, कोने में ज्यादा चार्ज होता है, पर नॉर्मल समझ लो ऐसा है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऐसे हमेशा। अब आपको लगेगा ये मेटल तो सिमेट्री लिए हुए है, तो इससे तो आसान था करना। अगर ऐसा कोई मेटल है तो इससे भी हमेशा ऐसी होगी। ऐसा कोई मेटल है तो, ये सब मेटल है, चार्ज मेटल है। जैसे मान लो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, बहुत हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पे फील्ड लाइंस आएगी ऐसे, ये आ रही है। हमें कैसा पता लगेगा 90 डिग्री है? आपको
दिखना चाहिए कि ये सेंटर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखो रेडियली सेंटर की तरफ जाता जो भी लाइन दिखेगी वो हमेशा कैसा बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर। यहां पर मैं मान लो लेता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो देखो ऐसे जाएगी ये, हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी इस टाइप से। पर रीजन है क्यों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अगर ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मेटल सरफेस से नॉर्मल क्यों होती है, परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो वहां अलग आंसर जाएगा, यहां पर आंसर अलग जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है मेटल सरफेस से 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर इसलिए रहती है क्योंकि उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को फॉलो करना होता है, इसको बिगाड़ना नहीं होता। समझते हैं इसको, इसको मिटा रहा हूं मैं। मान लो कि कोई मेटल है और मैं गलती से उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं वो परपेंडिकुलर की जगह थोड़ी सी टेढ़ी बना दूं, ऐसे ये बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके 2 फैक्टर होंगे थीटा वाले, एक तो इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा और इधर होगा ई साइन थीटा। अब क्योंकि ये तो मेटल है इस पे तो चार्ज चल सकता है, लेकिन आसपास या तो वैक्यूम है या एयर है, कुछ नहीं लिया हमने ऐसा। तो यहां जो चार्ज रखा हुआ है इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ई साइन थीटा की तरफ और एक ई कॉस थीटा की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज के फील्ड से इंटरेक्ट करके फोर्स लगाएगा। तो चार्ज इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि एयर है, लेकिन चार्ज इधर तो जा सकता है, तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो चार्ज स्टैटिक कहाँ रहा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन तो बिगड़ गई। वो तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका इस डायरेक्शन में जो cos थीटा लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, e cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस पैरेलल मेटल सरफेस के पैरेलल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इस वजह से वो चार्ज जो है मूव नहीं करेगा, और ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसलिए चीज बनाई गई। समझ रहे? अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जब मेटल खुद चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, उसमें एक ही चीज समझ में आई, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, सरफेस की अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगी, या तो आएगी या जाएगी। पर कैसा हो कि एक मेटल को मैं रख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब क्या होगा, ये मेटल है और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे चलती है, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, यहां बनेगा भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसे। देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली वो सीधी चली गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से जो आई वो ऐसे गई टेढ़ी, ये दिख रहा है 90 डिग्री, इस तरीके से सेंटर की तरफ जाता हुआ ये गई और ये ऐसे निकल गई ऐसे, फिर ये गई, अब अंदर नहीं जाएगी, ऐसे चली गई, और ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे निकल गई। ठीक है, तो यहां से कुछ कुछ चीजें हमें क्लियर हो रही है। पहली चीज आपको लगेगा कि ये जो मेटल का लिया है, ये जो मेटल का शेल लिया होगा सर आपने, मेटल शेल होगा, शेल मतलब होलोस्फेयर मतलब खोखला, अंदर से इसमें कुछ है ही नहीं, इसकी जगह आप सॉलिड शेल लेते हैं मेटल का, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी जाती। यहां से तो ये पता लग रहा है कि अगर किसी मेटल को रख दें, किसी खोखले मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। लेकिन सॉलिड वाले में हमें थोड़ा शक है, उसमें हो सकता है। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आई वही मेटल वाली कि हमेशा परपेंडिकुलर होगी, आएगी तब भी और जाएगी तब भी। तो ये चीज आप बिल्कुल सही समझे कि जाते टाइम आते टाइम परपेंडिकुलर होगी। लेकिन एक चीज गलत समझ गए कि सॉलिड में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है लेकिन होलो में नहीं होगा। चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेटल के अंदर, 0 होगा। ये जो कंसेप्ट है फेराडे केज का कंसेप्ट है, फेराडेज कैच, मतलब किसी मेटल वाले कमरे में आप किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे बैठ जाओ, बाहर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो अंदर नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल है लिफ्ट, लिफ्ट मेटल की बनी होती है। हमारे फोन जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल से चलते हैं, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो सिग्नल इतने अच्छे से आते नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत आती है। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, आपका फोन लो, उसको मेटल के डिब्बे में डाल दो, आउट ऑफ रीच आएगा। जो मेटल के फोन होते हैं
जैसे ये वाला जो मेरा फोन है वैसे प्लास्टिक बैग है इसका, लेकिन आसपास सब तरफ मेटल है, तो ये इसमें एंटेना लगे होते हैं हर तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्नल है वो अंदर नहीं जा सकते। इससे पहले वाला जो फोन था वो प्लास्टिक फ्रेम था पूरा। जनरली जो 10-12 हजार से अंदर के फोन होते हैं प्लास्टिक फ्रेम आते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखेगी, होगी तो डिजाइन के लिए होगी। मेटल वाले फोन में ही आपको इस तरह के एंटेनास दिए होते हैं, इसीलिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, यहां तक डन हो गया। अब एक चीज समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्यों जीरो हो जाता है मेटल के अंदर। यहां से क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और अंदर कितना होगा, जीरो। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो। उसके पीछे रीजन ये है कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखो एक और चीज मैं बताऊं, यहां पर जब ये पॉजिटिव था तो इसके लिए सामने क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और जब इधर नेगेटिव आया तो इधर क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। इस पर पहले चार्ज कितना था, जीरो, अभी भी चार्ज कितना है, जीरो। ये कंडीशन बनी रही, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कंडीशन अभी भी फॉलो हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव से चार्ज ने, फील्ड लाइंस ने चलना चालू कर दिया हो। अब इस पे आते हैं कि क्यों मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लगाया गया था तब यस मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड गया होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन क्योंकि मेटल की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब मेटल के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जितना बाहर वाला है, एग्जैक्टली उतने अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर बन जाता है। और वो इसलिए बन जाता है, ऐसा समझ लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए, तो पॉजिटिव को देख के नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो अंदर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना ऐसा। अब बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, अंदर वाला ऐसा, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वहां पर मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए समझा है इसको। अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो तो करंट फ्लो नहीं हो सकती फिर। लेकिन जब स्टैटिक वाली बात होगी, जितने चार्ज जहां रखे हुए वैसा है, तो यस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो। अब तक जो पढ़ाया अगर समझ में आया तो बताओ ए बी सी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, कमेंट करना, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। देखो, ए वाली लगता है सही है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, तो ए वाली नहीं गई है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मेटल सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ये कौन सा 90 डिग्री है, इसको आगे बढ़ाओगे तो रेडियस की तरह तो बिहेव ही नहीं करेगा, सेंटर पे तो जाएगा नहीं, तो ए वाला गलत हो गया। 90 थोड़ी है एंगल, ये वाला एंगल। सेकंड वाली हमने देखी तो यस ये 90 डिग्री बना के अंदर जा रही है, लेकिन अंदर ही चली गई, अंदर होनी नहीं चाहिए थी, ये तो पूरा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो बी वाली भी गलत, मेटल के अंदर नहीं जाती। सी वाली को देखा गई और मुड़ी, अब ऐसे मुड़े तो मान लेना 90 डिग्री जैसा, क्योंकि किसी एक को तो सही बताना है ना, अनटिल अनलेस नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो, और इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। मान लो तीनों में से किसी एक को टिक करना है, तो कंपेरेटिवली सी वाली ही सही हो जाएगी। सिंपल है। अगर ऐसा ले लूं, देखो एक और, ये भी मेटल है कुछ, तो इसमें कैसा होगा, ऐसा इस तरीके से चलेगी। अगर यहां पर भी कुछ होगी तो ये ऐसे गई, हमेशा 90 डिग्री फील आनी चाहिए, 90 डिग्री वाली, बस ये गई और ये निकली। डन। इस डायग्राम से दो मेटल शेल है, चार्ज्ड मेटल शेल, उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई है। क्या कुछ गलत लग रहा है इस डायग्राम में, अच्छे से सोच के देखो, फिर मैं बताऊंगा। पोज करो, सोचो। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमने देखा ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ये क्लोज कैसे बन गया, जहां से चालू होके जहां आ रहा है, गलत। दूसरी गलती, क्योंकि मेटल के हैं, मेटल पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, मतलब ये स्फेरिकल है, शेल है, तो सेंटर पे जाती हुई लगनी चाहिए। ये आती हुई लग रही है, लग रही है, ये लग रही है क्या, ये गलत हो गया। अब इसमें देखो और क्या क्या गलती वो कर सकते थे। हमने चार्जेस को गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके पीछे छुप गया। जब दोनों साइड चार्ज बराबर है, आइडेंटिकल शेल हैं दोनों के दोनों, तो जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी ही आनी चाहिए। एक गलती वो ये भी कर सकते थे कि या तो ज्यादा निकाल देते एक जगह से, या ज्यादा को ले आते इसके साथ, जितनी निकल रही है उतनी आ रही है, ऐसा होना चाहिए। एक और गलती क्या कर सकते थे, यहाँ बीच में ऐसे तोड़ दिया इसको, पास के पास वाले को, पास वाले इसको बना रखा, इसको तोड़ दिया, तो ये गलत हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है,
क्लोज नहीं होती लेकिन कंटिन्यूस होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कंटिन्यूअस, बट क्लोज्ड नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है, बीच में टूटेगी नहीं। आप इसको बनाते ही थोड़ी जाओगे, आप बोलोगे टूट तो गई, तो क्या बनाते ही थोड़ी रहेंगे पड़ोसी की दीवार तक। ये एक नोटेशन है सिंपल सा। ओके, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दी हुई है इस डायरेक्शन में, और ये बोला हुआ है 3 अलग अलग पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मतलब इनमें रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन वाला, ये सिंपल बताना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्लोजनेस होती है, क्लाउडनेस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। तो यहां पर देखा क्लोज है, यहां पर भी क्लोज है, और यहां पर दूर दूर है, मतलब E2 सबसे कम होगा। फिर हमने देखा कि इतनी सी डिस्टेंस पर 3 लाइंस जा रही है और सामने इतनी सी डिस्टेंस पर भी 3 लाइन जा रही है, मतलब यहाँ की डेंसिटी सेम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि E1 इक्वल्स टू E3 होगा, और ये दोनों ज्यादा होंगे E2 से। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, बस स्ट्रेंथ देख के, मतलब क्लोजनेस देख के ये हो गया। जेई 2010 का ये क्वेश्चन है, और ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि दोनों आइडेंटिकल हैं, पर लग रहा है कि आइडेंटिकल जैसे ही है। जितनी फील्ड लाइंस इससे निकल रही है उतनी इसमें आ रही है। रेड वाला पेन कहाँ है, प्रॉपर ऐसा, तो आइडेंटिकल है। अब आपको बताना है EA, EB और EC में रिलेशनशिप। तो हमने देखा कि देखो EC जो है यहाँ तो नल पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे कम होगा, तो सबसे कम तो EC होना चाहिए। डन, ये सबसे कम आ रहा है, इसमें भी सबसे कम आ रहा है, और इसमें तो EC बराबर ही आ गया EB के, और यहाँ पर भी EC सबसे कम आ रहा है। तो चलो देखते हैं आगे। उसके बाद देखा कि A और B में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कि A का ज्यादा, B का ज्यादा, या दोनों का बराबर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं इस जगह, तो देखो ये ऐसी आएगी, मतलब जहां पर B है वहां पर कंपैरेटिवली, या तो इस टाइप से देखो, डिस्टेंस तो बढ़ी गई ना। ए जो जहां पर सिचुएटेड है वहां कितनी पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बी जहां है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है, तो मतलब बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ए से, और सी का सबसे कम होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी रहती है, इसीलिए तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। चलो जी, जेई 2015 का क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव इन लोअर हाफ, फाइंड प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको लग रहा होगा सिलेंडर का क्या करें। देखो ये ग्लास है, प्रॉपर सिलेंड्रिकल तो नहीं है, नीचे से ऐसा कौन शेप है, इसको ऐसा रखा हुआ है। ऊपर वाली सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ऊपर वाली सरफेस पर पॉजिटिव है और नीचे वाली पर नेगेटिव। हम इसको साइड से देख रहे हैं, उसके लिए बनाना है, टफ करना था ना उनको जबरदस्ती में, इसलिए ऐसा बनाया गया। तो आपको प्रॉपर वाली बनानी है ABCD में से। अब सबसे पहले हमारी इस पे नजर पड़ी, क्या पॉजिटिव से चलती है नेगेटिव पे आती है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेट वाला कंसेप्ट सिर्फ आइसोलेटेड के लिए था, पास में नेगेटिव चार्ज है, कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, आइसोलेटेड थोड़ी है, बिल्कुल पास पास में रखे हुए। इसको देखा कि हाँ पॉजिटिव से चल के जा रही है और थोड़ा कर्व तो ले रही है, और नेगेटिव पे आ रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पॉजिटिव पे आ रही है और नेगेटिव से जा रही है, ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव से चली, नेगेटिव पे आई, लेकिन ये शार्प टर्न क्या ले रही है, ये पान के पत्ते की तरह, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो एजेस बन रही है, ये गलत है। स्ट्रेस्ड रबर बैंड की तरह बिहेव करती है, जो कि नहीं हो रहा, गलत हो रहा है ये। इसको देखा है तो शैम्पू करके आया है, इसके बाल लहरा रहे हैं एकदम, ये पता नहीं क्या जा रहा है। मतलब इसके पॉजिटिव के पास में नेगेटिव यही है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये श्रीलंका की तरह है कि इसको चाय की नीड पड़ी तो इंडिया से नहीं खरीद रहा, पाकिस्तान से खरीद रहा है। गलत हो गया ना मामला है तो पास के पास में इंडिया है, उससे खरीदो ना भाई। तो यहां से पॉजिटिव से चल के नेगेटिव नहीं जा रहा, दूर जा रहा है, हाइड्रा बन रहा है, जाने क्या गलत हो गया। ये सही है, ये एकदम सिस्टम सही है। पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे आया, पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे आया, और पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव पे आ रहा है, तो ये सही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? जिनको लगा हो कि बोरिंग टॉपिक था तो भी उसको पढ़ना, क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। ऐसा नहीं कि 100% हो गया, आने वाले टाइम पे भी मैं इसके क्वेश्चंस लेता रहूंगा। एक वीडियो में 100% टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही ये बात तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे फीडबैक नहीं मिलता लगातार कि सर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। वो 1-to-1 क्लास में ज़्यादा क्लियर हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं वो जरूर इससे सीखते रहें। मिलते हैं आगे, थैंक यू।